नमस्कार साथियों, मैं संजीव तिवारी खान ग्लोबल स्टडी के KGS-IS में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के सेकंड पेपर यानी द्वितीय प्रश्न पत्र सीसैट के एक महत्वपूर्ण हिस्से पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल सीसैट पास करना थोड़ा सा कठिन टास्क तो हो गया है, लेकिन इसे पास करने के लिए यदि हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन का हिस्सा शानदार तरीके से तैयार हो तो कभी भी हमें दिक्कत नहीं आ सकती। लेकिन समस्या है कि अब जो कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है वो कॉम्प्रहेंशन नहीं है जो हम 10th और 12th में अनसीन पैसेज के तौर पे देखते थे। अब जो कॉम्प्रहेंशन हमारे सामने आता है ये पूरी तरह से लॉजिकल रीजनिंग में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर अवधारणा यानी एजम्पशन, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, अनुमान और तर्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार विकल्पों में दे दिया जाता है कि दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तर्क है या कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष है। सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष का मतलब होता है कि निष्कर्ष तो सारे ठीक होंगे अप्रॉक्स, नहीं कम से कम 2 तो ठीक होंगे ही होंगे, उनमें सर्वाधिक वाले को ज्ञात करना। इसी तरह तर्क के बारे में भी है और अवधारणा के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण टास्क है। अब हम एक नए तरीके से और बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। जो लोग इससे पहले यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं और किसी कारणवश सीसैट की वजह से रुक गए हैं, अब कोशिश यही होगी कि उनका रुकना अब जारी न रहे बल्कि वो पास हो जाए। और जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतर होगा कि कॉम्प्रहेंशन को जितना बेहतर जानेंगे, जितना बेहतर सीखेंगे, उतनी आसानी से हम कर पाएंगे। अब सवाल है कि कॉम्प्रहेंशन के हिस्से को हल करते वक्त हमें सोच क्या रखनी है। दरअसल जब अवधारणा, तर्क, निष्कर्ष, अनुमान ऐसे शब्दों का यूपीएससी प्रयोग करता है तो इनके पीछे एक बहुत तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता का प्रयोग होता है। वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो आज कुछ बिंदुओं पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला हिस्सा है अवधारणा। अवधारणा को इंग्लिश में कहते हैं एजम्पशन और इसकी परिभाषा के बारे में कहा जाता है कि अ हिडन पार्ट ऑफ एन आर्गुमेंट कॉल्ड एजम्पशन, अर्थात किसी भी तर्क का जो छिपा हुआ हिस्सा होता है वो क्या कहा जाता है? अवधारणा कहा जाता है, एजम्पशन कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक लेखक ने कोई बात अपनी लिखी और एक कई पंक्तियों में लिखने के बाद उन्होंने वहां से प्रश्न पूछा। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम अपनी बातें कहते हैं या कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो कुछ बातें हम यूं ही छोड़ देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इसको पढ़ने वाले व्यक्ति उस बात को समझ रहे होंगे, या यूं समझ लीजिए कि इसको पढ़ने वाले व्यक्ति लिखने वाले की मंशा को समझेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। छोटा सा उदाहरण ये है कि मान लिया मेरी आपसे मुलाकात हुई और मैंने आपसे कहा कि मुझे बहुत तेज से प्यास लगी हुई है। अब मैंने तो सिर्फ आपसे इतना कहा ना कि मुझे बहुत तेज से प्यास लगी हुई है। अब यहां अवधारणा क्या बनेगी? अवधारणा यह है कि मैं ये बात समझता हूं कि यदि मैं आपसे ऐसा कहूंगा तो आप हमें पानी पिला देंगे। समझ रहे हैं? ये मैंने नहीं कहा कि आप मुझे पानी पिलाइए, मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा कि मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी। और ये बात मैंने आपसे क्यों कही? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आप मुझे पानी पिला सकते हैं। कोई बात नहीं, आज कई तरह के उदाहरण देंगे और हम एक एक करके सीखेंगे कि अवधारणा वास्तव में होती क्या है। आज पूरा फोकस अवधारणा पे रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में आप अवधारणा को लगभग, वैसे तो पूरी तरीके से नहीं, लगभग तो आप सीख ही जाए। एक मैं उदाहरण देता हूं अवधारणा का, जैसे कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। मान लो आप किसी सार्वजनिक स्थल पे हैं, किसी प्रतीक्षालय में हैं, वो रेलवे स्टेशन का भी हो सकता है, बस अड्डे का भी हो सकता है। वहां आपने देखा कि ये लाइन लिखी हुई है, कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब ये एक स्टेटमेंट है, कथन है, ये लिखा हुआ है तो कथन है। अब हमें ये पता करना है कि इसकी अवधारणा क्या होगी, यानी वैध अवधारणा क्या होगी, वैलिड एजम्पशन क्या होगा। और इसके लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका सिखाता हूं। जब भी कभी कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ हो, जैसे यहां लिखा है कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, तो कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, यहां से हमें अवधारणा का पता लगाना है। तो हमें क्या करना है, बस इसके आगे सिर्फ ये सोचना है कि ये बात
क्यों लिखी गई। मेरे साथ साथ आप सोचते रहिए। यहां लिखा है कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। और भी पॉइंट्स मैं सिखाऊंगा कि कौन कौन सी एहतियात बरतनी होती है, किन किन शब्दों का ख्याल रखना होता है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आज की क्लास में हम लोग किन बिंदुओं पे डिस्कस करने जा रहे हैं और उनको कैसे हम कैच करेंगे। कृपया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि ये ऊपर जो लाइन लिखी गई स्टेटमेंट, इसकी अवधारणा आपको कैच करनी है। यूपीएससी में मान लो आ गया और बड़ा आ गया, तो आपको यह पता लगाना है कि इसकी वास्तव में वैध अवधारणा क्या होगी। तो आप बस इतना सोचो, पहला शब्द अपने आप से पूछो कि ये बात यहां क्यों लिखी गई। अब जो ये बात यहां क्यों लिखी गई, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, वैध अवधारणा। जैसे देखिए ये बात क्यों लिखी गई होगी। पहली बात कि जहां ये बात लिखी गई वहां का प्रशासनिक जो ढांचा है या वहां के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो आपका सामान सुरक्षित करने में अपने खुद को सक्षम नहीं पाते होंगे। अगर वो आपका सामान सुरक्षित कर लेते तो ये बात जिम्मेदारी आप पे क्यों डालते। आपके घर में या हमारे घर में तो ये नहीं लिखा रहता कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि घर के जो जिम्मेदार लोग हैं, माता पिता हैं या आप हैं, तो आप लोगों के सामान सुरक्षित करने में सक्षम है, इसलिए आपने नहीं लिखा। इसका मतलब यह हुआ कि जहां ये लिखा गया है वहां की अथॉरिटी आपका सामान सुरक्षित करने में सक्षम नहीं। पहली बात। दूसरी अवधारणा क्या है कि यह बात यहां लिखवाई क्यों गई, क्योंकि यहां पहले कई बार चोरियां हुई होंगी। जब चोरियां होती होंगी तब लोगों ने ऊब करके ये लिखवा दिया। तीसरी भी अवधारणा निकलेगी, लिखवाने वाला यह भी मानता है कि चोर यहां अभी भी सक्रिय रहते होंगे। तो ये तीन वैध अवधारणाएं यहां से बनती है। पहला कि वहां की अथॉरिटी आपका सामान सुरक्षित करने में खुद को सक्षम नहीं पाती। दूसरा, चोरियां यहां पहले हुई होंगी। और तीसरा, चोर यहां अभी भी सक्रिय रहते होंगे। तो ये सिंपल सी बात थी अवधारणा के बारे में। ठीक। अब इसके कुछ हिस्से पे हम लोग और डिस्कस करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अवधारणा को हम कैच कैसे करते हैं कि जो सामने वाला कह रहा है वो क्यों कह रहा है और कैसे कह रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्मी गीत है जो कि काफी फेमस हुआ था, आपने भी हो सकता है सुना हो। मैं आपको उस दुनिया में इसलिए ले चल रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में इसलिए ले चल रहा हूं कि ये सामान्य जीवन में आप देखते रहते हैं। और जो सामान्य जीवन में आप देखते रहते हैं, अगर वहां से उदाहरण हमें मिलता है तो हमें सीखने में ज्यादा आसानी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कभी किसी ऐसी जगह पे गए होंगे जहां बहुत बड़ा शैक्षिक केंद्र होगा, ढेर सारे कोचिंग संस्थान होंगे, वहां बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती हैं, वहां लिखा होता है। क्या लिखा होता है, देखिए लिखा हुआ है, यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो केजीएस आईएएस के संस्थान से, केजीएस आईएएस के संस्थान से जुड़े, जहां पर आपके तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, के विकास पर पूर्ण ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ।
इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो केजीएस आईएएस के संस्थान से जुड़े, जहां पर आपके तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता के विकास पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब क्या कि लोग, अब सवाल यह है कि लिखने वाला या जैसे मैंने लिखा तो हमारे मन में क्या क्या बातें हैं या यहां से क्या क्या अवधारणा निकलती है। पहली कि लोग आईएएस बनना चाहते हैं, तभी मैंने यहां लिखा है लोगों की आईएएस बनने की इच्छा होगी, या आईएएस बनना भारत के जैसे कहते हैं ना कि पूर्ण रूपेण मर्यादित और सम्मानित स्थानों में माना जाता है, तो लोग आईएएस बनना चाहते हैं। दूसरा, जहां पर आपके तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता के विकास पे पूर्ण ध्यान दिया जाता है। ये लाइन मैंने लिखा है कि जहां पे आपके तार्किक क्षमता और बौद्धिक क्षमता का पूर्ण ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आईएएस बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुण चाहिए वो है किसी भी बात के लिए तार्किक क्षमता का होना और बौद्धिक क्षमता का विकास होना। समझ रहे हैं? तो यह उदाहरण का दूसरा हिस्सा। तीसरा हम चलते हैं, इसकी जगह पर एक लाइन और लिखते हैं, यदि आप अपने पुत्र का बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। यह बात किसी ने आपको एडवाइस किया कि यदि आप अपने बच्चे को, अपने पुत्र का बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं। इसका मतलब यह हुआ, दो एजम्पशन यहां से भी निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि मैं ये मानता हूं कि आपका पुत्र बीमार है। दूसरा, विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाएं, इसका मतलब यह भी मैं मानता हूं कि विशेषज्ञ डॉक्टर जो होता है वो सामान्य डॉक्टर से बेहतर होता है। तो ये दो उदाहरणें और यहां से निकाली जा सकती है। और हम आपको ले चलते हैं, जो अभी मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा था कि अवधारणा का मतलब होता है कि जो सामान्य जीवन में बातें हम देख रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, वहां से हम कुछ ग्रहण करें। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्मी सॉन्ग था, गीत था, जो काफी फेमस हुआ था। उसमें कहता है वो कि तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। अब इंपॉर्टेंट यह है कि ये लाइन कोई किसी से बोल रहा है। यहां से क्या क्या उदाहरण निकलती है। पहली बात, जो व्यक्ति ये किसी के लिए ये बात बोल रहा है उसकी नजर में वो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात, वो सामने वाला इतनी बड़ी बात बोलकर यह बताना चाहता है कि आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मतलब मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये दो वैध अवधारणाएं और निकलती। तीसरा, आपने कभी देखा होगा कि आप सड़क से निकलते होंगे, कहीं कहीं एडवर्टाइजमेंट लगा होता है, अखबारों में भी आपने देखा होगा कि जैसे कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसका मतलब यह हुआ कि लिखने वाला ये मानता है कि पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, लिखने वाला यह भी मानता है कि यदि सारे लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे तो जाहिर सी बात है सबका विकास होगा, और सबका विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। और भी बहुत से उदाहरण लिए जा सकते हैं। कहीं और भी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, जैसे कभी कभी आपने पेपर में देखा होगा कि लिखा रहता है कि यदि आप अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना चाहते हैं, यदि आप अपने चेहरे पे चमक लाना चाहते हैं तो फला फला मेडिसिन का आप प्रयोग करें। यह पूर्णतः जैसे कहते हैं ना आयुर्वेदिक विधि पे आधारित है। मतलब लिखने वाला यह मानता है कि यदि आप इस दवा का प्रयोग करेंगे तो आपके चेहरे पे चमक आएगी, और यह पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित है। अब जब लिखने वाले ये ने लिखा तो उसके दिमाग में क्या क्या रहा होगा। पहली बात कि लोग चेहरे पे चमक पसंद करते होंगे। भाई एडवर्टाइजमेंट लिखा है ना कि यदि आप अपने चेहरे पे चमक चाहते हैं कि शाइनिंग मिली रहे, और ये प्रोडक्ट जो है पूर्णतः आयुर्वेद पे आधारित है। तो लिखने वाला दो बातें मानता है। पहला ये कि लोग अपने चेहरे में चमक पसंद करते होंगे,
और दूसरा लिखने वाला यह भी मानता है कि लोग आयुर्वेदिक पद्धति पे आधारित औषधि को ज्यादा बेहतर मानते होंगे। ये छोटी छोटी बातें होती जहां से हम अवधारणाओं का अंदाजा लगाते हैं। और भी उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे ट्रेन रोकने के लिए चैन खींचिए। गलत कारणों से खींचने पर 5,000 रुपया जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माना लिया जाएगा। खूब ध्यान से देखिएगा। आपने देखा होगा, कभी ट्रेन में आपने यात्रा किया होगा तो वहां आपने देखा होगा कि ट्रेन में यात्रा करते वक्त आपने कोच में अगर नोटिस किया होगा तो जगह जगह ये लिखा रहता है, ये लाइन, ट्रेन रोकने के लिए चैन खींचिए, गलत कारणों से खींचने पे 5,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अवधारणा की दुनिया में चलते हैं, कैसे चलेंगे सीखिए। पहली बात तो हमें यह पता है कि ट्रेन कहां से चलेगी, कहां रुकेगी, इसके लिए रेल मंत्रालय पहले से सब कुछ निर्धारित कर चुका होता है। ट्रेन के चलने के लिए परमिशन स्टेशन मास्टर की, रेलवे का बहुत बड़ा तंत्र होता है। हमें पता होता है कोई ट्रेन जो दिल्ली से चल रही है वो कानपुर रुकेगी, कानपुर के बाद इलाहाबाद प्रयागराज रुकेगी, फिर गया रुकेगी, सीधा पटना जाएगी। अगर उसके 4 स्टेशन निर्धारित है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस ट्रेन में वही लोग सामान्यतः बैठेंगे जो कि इन चारों स्टेशन पर उतरना चाहते होंगे। अर्थात ट्रेन के चलने रुकने का पूरा मैकेनिज्म है, सारी व्यवस्था है रेलवे की, ड्राइवर है, गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, फिर भी वहां ये लाइन लिखी गई, ट्रेन रोकने के लिए चैन खींचिए, गलत कारणों से खींचने पे 5,000 रुपए जुर्माना दिया जाएगा। और ये किसने लिखाया है? रेलवे अथॉरिटी ने लिखा है, रेल मंत्रालय ने लिखाया है। अब ये लाइन यहां पर क्यों लिखी गई होगी? क्यों लिखी गई होगी? क्यों लिखी गई होगी? पहला, रेल मंत्रालय यह मानता है कि कुछ ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां आ सकती होंगी जब बिना किसी परमिशन के भी ट्रेन को रोकने की आवश्यकता पड़ सकती होगी। भाई ट्रेन दिल्ली से चली तो अब कानपुर रुकेगी, ये तो निश्चित है बैठने वाले यात्रियों को, लेकिन फिर भी, और रेल मंत्रालय कानपुर में ही रोकेगा, लेकिन रेल मंत्रालय यह भी मान के चलता है कि हो सकता है जो यात्री उसमें यात्रा कर रहे हैं उनके सामने कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां आ जाएं जब उन्हें ट्रेन रोकने की आवश्यकता पड़ सकती होगी, है ना। अगर वो ये मानता था तभी उसने ये लाइन लिखी कि लोगों के पास कुछ ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां आ सकती है जब उन्हें ट्रेन रोकने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ एक तो ये मान के चलता है कुछ आकस्मिक परिस्थितियां आएंगी, ट्रेन रोकने की आवश्यकता पड़ सकती होगी, इसलिए उसने लिखाया कि ट्रेन रोकने के लिए चैन खींचिए। और दूसरी लाइन भी यहां लिखी है, गलत कारणों से खींचने पे 5,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। इसका मतलब वही रेल मंत्रालय यह भी मानता है कि जब यह सूचना लिखी होगी तो इसका मतलब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जरूर होंगे ट्रेन में सफर करने वाले जो इस सुविधा का दुरुपयोग करेंगे। तो यदि दुरुपयोग करेंगे और गलत कारण से खींचेंगे तो उनको 5,000 रुपए जुर्माना भी दिया जाएगा। यह भी एक, मतलब दोनों इसके क्या कहे जाएंगे? अवधारणा कहे जाएंगे। और चलते हैं हम लोग। इसके अलावा अवधारणा की कुछ और खासियत होती है, मैं आपको थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दूं। अवधारणा का मतलब होता है पास्ट का अंदाजा लगाना, यानी भूतकाल का अंदाजा लगाना। तो जब हम किसी बात का अंदाजा लगाते हैं तो कभी भी 100% सत्य नहीं हो सकता, मतलब 100% सत्य नहीं हो सकता। अवधारणाएं 99.99% सही हो सकती हैं पर 100% नहीं हो सकती। तो अवधारणा के जब प्रश्नों को करेंगे तो हम और किन किन बातों का याद रखेंगे? अगर अवधारणा के प्रश्न में कहीं पर केवल, अवश्य, निश्चित ही, असंभव, सबसे सुंदर,
सबसे मजबूत। और भी ऐसे बहुत से शब्द हो सकते हैं, आगे जब क्लास चलेगी हम लोग क्लास में पढ़ेंगे तो और भी बहुत बातें आपको बताएंगे। इनमें भी कई प्रकार होते हैं, जैसे एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा, कार्य और कारण होगा तो क्या होगा, है ना, कहीं विशेषण होगा तो क्या होगा, या किसी की उपस्थिति और किसी की अनुपस्थिति कैसे अवधारणा के हिस्से में बदलती, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां देखते हैं, केवल, अवश्य, निश्चित ही, असंभव, सबसे सुंदर और सबसे मजबूत। अगर इन तरह के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अवधारणा में हो, कथन में नहीं, ध्यान देना, दो हिस्सा होगा, एक होगा कथन, एक होगी उसकी अवधारणा। यदि दिए गए विकल्पों में अवधारणा में कहीं भी केवल मिलता है तो अवधारणा गलत, अवश्य मिलता है तो गलत, निश्चित ही गलत, असंभव गलत, सबसे सुंदर, सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ, सबसे बढ़िया। इसका मतलब क्या होता है? केवल का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं ना कि कंप्लीट, 100%, केवल मतलब उनके अलावा संसार में कोई नहीं है। दूसरा अवश्य, अवश्य का मतलब होता है आप कंफर्म कर देना चाहते हैं कि ऐसा ही होगा। निश्चित ही, निश्चित ही का मतलब यही होता है कि डेफिनेट है। असंभव, असंभव मतलब आपने सीधा सीधा 100% इनकार कर दिया। सबसे सुंदर मतलब वो टॉप पे है, उसके नीचे कुछ भी नहीं। सबसे मजबूत मतलब सबसे मजबूत है। तो इसका मतलब हुआ कि जहां हम 100% शब्दों का इस्तेमाल होगा वह अवधारणाएं हमेशा क्या मानी जाएंगी? गलत मानी जाएंगी। इसके अलावा इसमें एक शब्द और आप जोड़ सकते हैं, प्रत्येक। अगर प्रत्येक शब्द भी इस्तेमाल होगा तो प्रत्येक का मतलब होता है सभी, सभी शब्द, यानी डेफिनिट, निश्चित, केवल, है ना, सबसे मजबूत, अवश्य, निश्चित ही, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो। या इसके अलावा भी यूपीएससी है, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ा सा टेक्निकल तो होता ही है, यूपीएससी हो सकता है कुछ नए शब्दों का उपयोग कर दे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि दिए गए विकल्पों में जिस विकल्प को वो 100% सही बोल रहा होगा, कि 100% ऐसा ही होगा, आपको उन शब्दों से पता चल जाएगा कि ये जैसे कहते हैं इस बात को डेफिनेट कर रहा है, निश्चित कर रहा है, तो वो अवधारणाएं हमेशा क्या होंगी? गलत मानी जाएंगी। तो कभी भी आप सड़क पे निकलें, कहीं भी जाएं, जगह जगह आपने दीवारों पे भी देखा होगा ना, लिखा रहता है कृपया यहां कूड़ा न फेंके, कृपया यहां न थूके, लिखा रहता है। तो क्यों लिखा रहता है? क्योंकि लिखने वाला ऊब चुका है, वो उस जगह की निगरानी नहीं कर सकता। वहां इसलिए लिखा है कि वहां थूकते हैं लोग, कूड़ा फेंकते हैं तो वहां गंदगी होती है। तो ये क्या होंगी? अवधारणाएं का हिस्सा होंगी। क्योंकि किसी दीवार पे लिखने वाले, आपने देखा होगा जगह जगह दीवार पे लिखा होता है कृपया यहां कूड़ा ना फेंके, कृपया यहां ना थूके। इसका मतलब यही हुआ कि जिसने ये लिखवाया है वो ये नहीं लिखवाया कि मैं यहां आपके थूकने से दुखी हूं, या आपके कूड़ा फेंकने से दुखी हूं, या यहां इसकी वजह से गंदगी, ऐसा कुछ नहीं लिखवाया। उसने यह भी नहीं लिखवाया कि मैं अपनी दीवार की या इस स्थान की 24 घंटे निगरानी करने में सक्षम नहीं। तो जो बातें क्यों में आती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? अवधारणाएं होती हैं। तो अवधारणाओं को और भी तरीके से हम समझेंगे, आगे देखेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, अवधारणा का मतलब होता है पास्ट यानी भूतकाल। उसी तरह कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब होता है वर्तमान। यह भी एक तकनीकी शब्द है। यूपीएससी यहां से भी प्रश्न पूछता है कॉम्प्रिहेंशन में कि दिए गए निष्कर्षों में सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष कौन सा है। इसका मतलब हुआ कुछ ऐसे हैं जो उपयुक्त हैं, तो लगेगा भी उसमें गलती भी होगी। तो सर्वाधिक उपयुक्त का निर्धारण कैसे करेंगे, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार इन्फेरेंस यानी अनुमान, कि दिए गए कथन से कौन सा सर्वाधिक तार्किक अनुमान ज्ञात किया जा सकता है, यह भी यूपीएससी पूछता है। तो अनुमान के भी कुछ ऐसी तकनीकी शब्दावली है, कुछ ऐसी तकनीकी बातें हैं जिसपे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथा है तर्क, आर्गुमेंट। तर्क कितने प्रकार का होता है, कैसे तर्क होता है, कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क कमजोर है, यूपीएससी में दिया जाने वाले तर्क का लेवल क्या होगा। वैसे तो मार्केट में बहुत सी बुक्स मिलती हैं रीजनिंग की जिसमें ये सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन वहां से यूपीएससी का काम नहीं बनेगा। यूपीएससी के लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए अवधारणा, निष्कर्ष, अनुमान और तर्क, इसको व्यवहारिक तरीके से सीखना होगा, व्यवहारिक उदाहरणों से सीखना होगा। और हम लोग अपनी क्लास में इन सारी बातों पे फोकस करेंगे। तो केजीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके कॉम्प्रिहेंशन की इन तमाम समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।